नमस्कार दोस्तों, विंध्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो आपके सामने एक टॉपिक लेकर आता हूँ वो महत्वपूर्ण है। वो है भारत की साक्षरता रिपोर्ट। ठीक है, तो हम इसमें भारत में से संबंधित साक्षरता से संबंधित कुछ फैक्ट हम देखेंगे जो आने वाली जो आगामी परीक्षा है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहना चाहता हूँ कि एज इट इज़ ये सब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, पर हो सकता है कि आपका कुछ क्वेश्चन इसमें से आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि भारत की साक्षरता रिपोर्ट जो है आपकी अभी एट प्रेजेंट में तो वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई है ये क्या है, जितने भी स्टेट है आपके इंडिया में, जितने भी आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उन्होंने क्या करा है, जुलाई 2017 से ले 2018 के तथ्य जो हैं तो अभी प्रेजेंट में जो हमारे पास साक्षरता से संबंधित जो आंकड़े हैं वो इससे संबंधित है। मतलब वो इसके बाद अभी लेटेस्ट नहीं आए हैं, तो यही हमारे लिए लेटेस्ट है। ठीक है, तो ये टॉपिक इसलिए भी लिया है मैंने कि 8 सितंबर जो आज डेट है, 8 सितंबर को ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो उससे संबंधित इसलिए मैंने ये टॉपिक ले लिया है, थोड़ा करंट से कनेक्ट कर कर। तो आगे हम इससे संबंधित और आंकड़े देखते हैं कि क्या क्या है, इंडिया लेवल पे क्या रिपोर्ट है। उससे पहले हम एक सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि साक्षरता रिपोर्ट के बारे में तो पढ़ रहे, पर हम ये जान लें कि साक्षर है क्या। ठीक है, साक्षरता का मीनिंग क्या है हमारे इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो हम अभी बात करते हैं साक्षरता। अब साक्षरता है क्या, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें या इंडिया के रिस्पेक्ट में इस बात को लेकर बात करें कि साक्षरता क्या है, तो यह है कि कोई व्यक्ति पढ़ने और लिखने में सक्षम है। ठीक, ये तो हमारे एक सिंपल सी भाषा में देखें, पर इस साक्षरता को और डिफाइन किसने करा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था, वो तब 5 मई 1988 को, ये डेट आप याद रखें जिस दिन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ हुआ था। तो इसके द्वारा साक्षरता की जो डेफिनेशन उन्होंने जो दी है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा, तो जो व्यक्ति अपना नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है, बस वही व्यक्ति क्या है, साक्षर है इसके अकॉर्डिंग। बस ये डेफिनेशन है इसकी साक्षरता की, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा जो दी गई थी कि जो व्यक्ति अपना नाम पढ़ने और लिखने में सक्षम हो वह साक्षर है। ठीक है, और वही क्या है, साक्षर की डेफिनेशन दे रखी कि कौन व्यक्ति साक्षर है, तो ये व्यक्ति साक्षर है। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति सर अपना नाम पढ़ लिख ले तो उसे साक्षर कह दिया जाता है। ठीक है,
तो अब ऐसे व्यक्ति अगर साक्षर होंगे तो देश की कंडीशन तो हम देख ही सकते हैं क्या हो सकती है। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति का ही दोष है, यहाँ पर व्यक्ति भी है, समूह भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार में राज्य और केंद्र सरकार दोनों आ चुकी है, तो ये सभी जिम्मेदार है। यहाँ पर वो व्यक्ति खुद, समूह, जिस समूह में वो रह रहा है, किस समाज में रह रहा है, वो समाज भी जिम्मेदार है। ठीक, जिस परिवार में रह रहा है वो परिवार भी जिम्मेदार है। यदि वो साक्षर नहीं है और यदि अगर वो वेल एजुकेटेड नहीं है तो ये सभी क्या है, जिम्मेदार है उसके पीछे। अब हम टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसका डाटा देखा। तो अब ये शिक्षा के बारे में इतनी बात करी तो हम देख लेते हैं। तो साक्षरता तो ये है कि इतना गया। अब अगर मैं सिर्फ एक शिक्षा शब्द पे बात करूं तो शिक्षा, अब अगर शिक्षा शब्द की मैं बात करूं तो ये विषय जो है, शिक्षा जो विषय है, अगर भारतीय सरकार संविधान के हिसाब से देखे तो ये क्या है, विषय जो है समवर्ती सूची का विषय है, जिसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची जो है, कंकरेंट लिस्ट है, उसका क्या है, ये विषय है, जो राज्य तथा केंद्र दोनों के हक में है। ठीक है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर क्या है, शिक्षा पर ध्यान देना होगा। सोचो, राज्य और केंद्र ध्यान दे रहा है तो भी हमारे लिए आदत है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब ये जो समवर्ती सूची है, ये क्या है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची है। ठीक है, 3 सूची है आपकी, जो अगर कह दूं मैं कि भारतीय संविधान के जो 7वें नंबर का जो शेड्यूल है, शेड्यूल को ही क्या बोलते हैं, अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची जो है वो किससे रिलेटेड है, उसमें 3 टाइप की सूचियां दे रखी है आपकी, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची में ही क्या है, हमारा समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट के बारे में दे रखा है। और इस सभी में अलग अलग टॉपिक थे कि 97 जो है जो थे केंद्र सूची में थे, राज्य सूची में 66 विषय थे, और जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है इसके अंदर 47 विषय लिख रखे थे। ठीक है, 47 विषयों के बारे में इसमें दे रखा है। उसमें से 47 विषयों में से जो 25 नंबर का जो था, 25वां विषय जो है, ये किससे संबंधित है, शिक्षा। और इस शिक्षा में सब आ चुके हैं, इसमें आपकी उच्च शिक्षा भी आ गई है, इसमें आपकी तकनीकी शिक्षा भी आ गई है, इसमें आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी इसमें शिक्षा, मतलब सभी टाइप की शिक्षा हो गई। तो ये क्या है, समवर्ती सूची में 47 विषय जो हैं, कुल 47 विषय थे। कब, जब मूल संविधान बना था, जब संविधान में, कब की बात कर रहा हूं, 26 नवंबर 1949, जब संविधान बन के रेडी हो गया था। मैंने अभी लागू करने की बात नहीं करी, लागू भी हो गया था, उसके बाद भी कई सारे संविधान संशोधन हुए थे, और इसमें क्या है, 5 विषय और प्लस कर दिए गए। तो आज अगर प्रेजेंट में देखें तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। अगर प्रेजेंट की बात करें तो 52 विषय हैं, पर अगर बोल दे कि मूल संविधान में कितने विषय थे उस समय समवर्ती सूची में, तो 47 विषय थे। ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट होके 5 विषय और जोड़े गए। ठीक है, और इसमें से हमने देखा कि 25वां विषय क्या था, शिक्षा से संबंधित था। तो ये शिक्षा से संबंधित कुछ चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी। ठीक है, और ये क्या है, 7th अनुसूची के अंदर है।
अब हम इससे रिलेटेड और कुछ देखना चाहेंगे, शिक्षा संबंधित प्रावधान। साक्षरता रिपोर्ट तो पढ़नी है, पर ये टॉपिक अगर हम क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि शिक्षा, साक्षरता शिक्षा से ही संबंधित है। ठीक है, शिक्षा एक उच्च लेवल है, साक्षर एक छोटा सा लेवल है जिसमें मतलब सिर्फ आदमी पढ़ने लिखने का ज्ञान रखे, पर शिक्षा आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए उससे रिलेटेड कुछ अगर प्रावधान जैसे है हमारे पास तो हम पढ़ लेते हैं। तो शिक्षा संबंधित प्रावधान है, अगर हमारे संविधान में बात करें तो 3 जगह इसके प्रावधान कर रखे हैं इन्होंने। ठीक है, जो कि अमेंडमेंट के थ्रू किए गए। अमेंडमेंट और ये इतना ज्यादा डीप में अभी ना जाते, हम थोड़ा सा मुख्य बातों पर बात कर लेते हैं। तो एक सबसे पहले क्या है, शिक्षा संबंधित प्रावधान, तो मूल अधिकार में जोड़ा इन्होंने। फिर नीति निदेशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं जिन्हें। तो एक तो मूल अधिकार है, ठीक है, जो आपके राइट्स हैं, ठीक है, और ये क्या है आपके, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपके नीति निर्देशक तत्व हैं जिन्हें बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और एक है आपके मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों जगह इन्होंने क्या करा, प्रावधान दे रखा है शिक्षा से संबंधित। अब अगर मूल अधिकार की मैं बात करूं तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर जो आपका 21A या क हिंदी में बोलेंगे तो क, और यूं अगर बोलेंगे तो फर्स्ट पार्ट या ए भी बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 21A जो है, ठीक है, ये क्या करता है, शिक्षा संबंधित बंद कराने के लिए गवर्नमेंट को बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 21K, ठीक है, क। और अगर नीति निर्देशक तत्व की मैं बात करूं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, तो आर्टिकल 45 जो है ये कहता है बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का उपबंध करने के लिए आर्टिकल 45 कहता है। ठीक है, ये आर्टिकल आप खुद भी सर्च करके पढ़ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं सिर्फ इसलिए जानबूझ के शॉर्टकट में बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सब कुछ ही बता दूंगा तो आप अपनी ओर से कुछ भी ट्राई नहीं करेंगे। मैं यहाँ तक आपको ले जा रहा हूँ तो आप इससे एक स्टेप आगे तो जा ही सकते हैं। तो आर्टिकल 21 का जो है वो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है और उसमें शिक्षा संबंधित प्रावधान है। नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 45 है, ठीक है, जो सब आंगनवाड़ी से रिलेटेड जो प्रारंभिक मतलब बाल्यकाल से ही जो सुविधाएं शिक्षा संबंधित या उससे संबंधित जो भी सुविधाएं मिलती है वो इस आर्टिकल के अंदर। और मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य में आपका आर्टिकल नंबर 51 सॉरी बार बार वो के निकल रहा है, वह क है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आर्टिकल है ये मूल कर्तव्य के अंदर जोड़ा गया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज के हिसाब से। तो आपके मूल अधिकार में भी शिक्षा से संबंधित आर्टिकल है, आपको हक दे रखा है संविधान ने, नीति निर्देशक तत्व में दे रखा है और मूल कर्तव्य में दे दिया है। और ये फिर अमेंडमेंट करके आरटीई एक्ट के थ्रू, आरटीई जिसे राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, आरटीई एक्ट जो है उसके तहत भी दे रखा है। ठीक है, आरटीई एक्ट 2008-9 में आया था। ठीक है, तो आरटीई एक्ट के थ्रू क्या है, हमें प्रावधान मिल गया और इसमें लिख दिया गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, और ये मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा ऐसे ही नहीं किसी व्यक्ति, ये जो अभिभावक है, पालक है, और अगर कोई नहीं है तो उस राज्य में, जिस राज्य में बच्चे रह रहे उस राज्य की भी क्या है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो राज्य भी क्या करे, उसकी शिक्षा पर ध्यान दे। ठीक है, इसलिए आजकल सरकारी स्कूलों में क्या है, फ्री में एजुकेशन दी जाती है, उनको ड्रेसेस दिया जाता है, मिड डे मील्स दिया जाता है।
ठीक है, तो ये सब इसी से संबंधित है, क्योंकि ये क्या है, सभी परिस्थितियों को देखकर ही ये सब कंडीशनें बनाई गई है। उसके कारण क्या है, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में भी क्या है, शिक्षा संबंधित प्रावधान किए हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं। ठीक है, तो साक्षरता जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हमने देखा था कि साक्षरता रिपोर्ट जो आई है वो किन आंकड़ों से संबंधित, तो जो जुलाई 2017 से जून 2018 का जो आंकड़ा है वो सभी राज्य सरकारों ने क्या है एकत्रित करके जो भी डाटा केंद्र सरकार को दिया है उस तरीके से भारत की पूरी क्या है साक्षरता रिपोर्ट यहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर भारत की ही बात कर लें तो भारत के ही अगर ओवरऑल देखें हम रिस्पेक्ट में कि ये ओवरऑल क्या है साक्षरता, मेल मतलब पुरुषों की कितनी है और फीमेल की कितनी है। ठीक है, इससे हमें क्या है इनके बीच में जेंडर डिफरेंस भी पता चलेगा कि जो लिटरेसी में जेंडर गैप है कितना है। ठीक है, मतलब मेल का कितना है और फीमेल का कितना है, तो उससे क्या असमानता पता चलती है कि अभी भी क्या है हम वुमेन एम्पावरमेंट और इससे रिलेटेड जो डाटा रहते हैं उसमें कई सारी चीज़ों में ये फैक्ट हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो भारत में टोटल जो है अगर ओवरऑल देखें तो 77.7% ओवरऑल क्या है हमारे यहाँ लिटरेसी रेट है। उसमें से भी क्या है अगर देखा जाए कि पुरुषों का कितना है तो 84.7, ये ओवरऑल है। और अगर पुरुषों का देखें तो पुरुषों जो है उनको महिला के कंपैरिजन में इतने हैं, मतलब 100 जो पुरुष जितने ओवरऑल 100% पुरुष हैं उसमें से इतने पुरुष क्या है साक्षर है। और अगर इसी को अगर मैं महिला के रिस्पेक्ट में देखूं फीमेल तो वो कितने हैं 70.3%। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये कितना है 14.4%। तो यही क्या है जेंडर गैप डिफरेंस है जो लिटरेसी को लेकर है, किसमें पुरुष और महिला में। जो हमारे भारत में ओवरऑल अगर बोल दिया जाए कि महिला और पुरुष की साक्षरता दर में कितना अंतर है तो वो 14.4 है सॉरी। और ओवरऑल अगर बोल दिया जाए कि क्या लिटरेसी है तो 77.7 है एक प्रेजेंट उस डाटा के हिसाब से। मेल का कितना है 84.7 और फीमेल का कितना है 70.3। इस तरीके से हमारे सामने क्या है ये जो नया डाटा है उसके रूप में हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम देखें कि भाई केरल जो है तो केरल में क्या कंडीशन है। ठीक है, और केरल की बात ना करते हम ओवरऑल टॉप 5 की बात करते हैं। तो जो टॉप 5 है उसमें क्या है पहला केरल। तो केरल की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल अगर उसकी लिटरेसी है तो वो है 96.2। 96.2 जो लिटरेसी है ये केरल की ओवरऑल है। ठीक है, फिर अगर इसी में अगर मैं मेल को अलग करूं और फीमेल को अलग करूं तो मेल का यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो है 97.4। ठीक है, और अगर यहीं पर महिला का देखो तो वो है 95.2। तो यहाँ पर जेंडर के जो गैप है मेल और फीमेल के बीच में वो काफ़ी कम है, पर फिर भी यहाँ पर जो ओवरऑल जो मतलब एवरेज है वो 96.2 है। ठीक है, जो कि क्या है हमारे यहाँ सबसे हाई है। केरल में हम देखेंगे कि जो पुलिस रिपोर्ट और ये जो क्रिमिनल रिपोर्ट्स जो रहती है मतलब जो उनके रिपोर्ट लिखाई जाती है क्रिमिनल क्राइम के अगेंस्ट में वो भी सर्वाधिक केरल में ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केरल कोई खराब राज्य है। बात इतनी है कि जहाँ पर जितना लिटरेसी रेट अधिक होगा वहाँ पर लोग उतने ही ज़्यादा जागरूक होंगे किसी
किसी का मतलब ये कि हमारे खुद के अधिकारों के प्रति। बाकी जगह क्या है वो सहन करते हैं और उस चीज़ को बताने से डरते हैं, छुपाते हैं। पर यहाँ पे लिटरेसी रेट अधिक है, उसका मतलब यही है कि यहाँ पर क्या है, अगर ये अगर सक्षम है तो यहाँ पर महिलाएं भी क्या है, सक्षम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या है, क्राइम से संबंधित जो भी रिपोर्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा केस दर्ज किए जाते हैं, और अदर जगह क्या है उस चीज़ को दबा दिया जाता है। तो खाली एक यही रीज़न नहीं हो सकता, पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी भी कंडीशन होती है कि अगर क्राइम करने की रिपोर्ट ज़्यादा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ क्राइम, क्योंकि कई जगह अदर स्टेट में क्राइम होते होंगे पर उसकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती है। पर यहाँ पर अगर क्राइम हो रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा हाथ यही रहता है कि कौन कितना वहाँ पर लिटरेट पर्सन है और कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो केरल की बात करी। और सेकंड नंबर पे हम बात करना चाहेंगे तो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का जो टोटल परसेंटेज है वो है आपका 87.6। तो ये जेंडर गैप यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि जो फर्स्ट है उसका हम देख लिया। ठीक है, तो वो काफ़ी है, बस इतना। वैसे ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट में मतलब ओवरऑल जो परसेंट आए वो आप देख लीजिए, इससे ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर थर्ड नंबर पे जो आया है वो है हिमाचल। तो हिमाचल का जस्ट 1% कम है, तो 86.6। ठीक है, 86.6% क्या है, हिमाचल का लिटरेसी रेट है। अगर उससे नीचे अगर हम जाएंगे तो हिमाचल के बाद जाएंगे तो वो आएगा असम। और असम का जो लिटरेसी रेट है वो आपका है 85.9। और लास्ट है महाराष्ट्र जिसका 84.8 है। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है नीचे के, पर आपका केरल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट है। तो सेकंड तक आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि भाई सेकंड क्या है, थर्ड, पर फोर्थ फिफ्थ ज़्यादा ओवर हो जाएगा। पर फिर भी मैंने टॉप 5 लिख दिया है। ठीक है, मुझे भी ये डाटा ज़्यादा याद है। ठीक, अब यहाँ तक हमने जो देखा ये क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर। ठीक है, अब एक जो है हम लास्ट के बारे में भी देख लेते हैं कि एंड में कौन कितना आया है, और कोई चीज़ अगर यूनिक है उससे संबंधित तो वो भी देख लेते हैं कि किस राज्य का क्या लिटरेसी रेट रहा है। अब अगर हमें देखूं यूनियन टेरिटरी, अगर दिल्ली को भी अगर शामिल कर लें तो सेकंड नंबर पे उत्तराखंड ना होकर फिर दिल्ली का नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आती है इसलिए मैंने उसको उसमें नहीं लिखा। अगर यूटी की मैं बात करूं तो यूटी में फर्स्ट पे क्या है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। तो दिल्ली जो है वो क्या है, फर्स्ट पे है। ठीक है, यूटी के अंदर। और उसका जो लिटरेसी रेट है वो है 88 पॉइंट, एक सेकेंड, 88.7। ये दिल्ली का टोटल लिटरेसी रेट है, जिसमें अगर पुरुषों की मैं बात करूं तो वो होगा 93.7, और मैं महिलाओं की बात करूं तो वो होगा 82.4। ठीक है, पर ये ओवरऑल क्या है, दिल्ली का। ठीक है, अगर हम बात किस रिस्पेक्ट में करें, यूटी के रिस्पेक्ट में करें तो क्या है, दिल्ली फर्स्ट है। यदि ओवरऑल देखेंगे यूटी और स्टेट लेवल पे, अगर सब ओवरऑल देखें तो फर्स्ट पे जो आएगा आपका केरल, और सेकंड पे जो आएगा आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। तो याद रखिए, अगर दिल्ली नहीं हो सिर्फ राज्य की बात करें तो सेकंड नंबर पे उत्तराखंड आएगा, क्योंकि दिल्ली यूटी के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये हमने दिल्ली से संबंधित देखा। और अगर सेकंड पे देखें अगर यूटी में, तो वो भी अगर देख लें, अगर ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, बस एक दो का देख लेते हैं।
तो जम्मू कश्मीर क्या है, सेकंड नंबर पे। और जम्मू कश्मीर जो है उसके अगर ओवरऑल देखें तो वो कितनी है, 77.3% क्या है वहाँ का लिटरेसी रेट है। हो सकता है कि भाई अभी जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख अलग हुए तो उसका कभी लिटरेसी रेट पूछ ले जम्मू कश्मीर का, और यही पूछ ले कि यूनियन टेरिटरी में सेकंड नंबर पे क्या है। अगर अगर पूछना चाहे तो फिर कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। पर हाँ, यहाँ पर दिल्ली का आप ज़्यादा याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब अगर हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो मध्य प्रदेश की जो ओवरऑल आपकी लिटरेसी है वो 73.7, ठीक है। ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट जो है वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या है, 73.7। और अगर यहाँ पर मेल की, क्योंकि हम स्टेट में मध्य प्रदेश से संबंध रखता हूँ तो इसमें मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट है वो ये याद रख सकते हैं कि भाई उनका ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है प्रेजेंट टाइम में वो 73.7 है। और अगर मेल और फीमेल का देखें तो उसका भी डिफरेंस हमें पता चल जाएगा कि कितना है। तो मध्य प्रदेश में 81.2% जो है वो क्या है, मेल का, ठीक है, लिटरेसी रेट है। और अगर यहीं पे महिलाओं का देखें तो कितना है, 65.5%, ठीक है। और जेंडर गैप डिफरेंस भी अगर देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, इन दोनों का जो भी आप माइनस करोगे वो जेंडर गैप, ठीक है, मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। अब एक राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। और राजस्थान के बारे में मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेल और फीमेल के बीच में जो साक्षरता दर के अंतर जो अंतर आ रहा है, साक्षरता दर में जो अंतर आ रहा है मेल और फीमेल वो सर्वाधिक है, ठीक है। राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो 69.7 समथिंग है, 69.7% क्या है इसकी कुल साक्षरता दर। और अगर देखा जाए तो इनका मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस है वो सर्वाधिक है, ठीक है, वो पूरे भारत में। क्योंकि यहाँ पर पुरुषों का जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना है, 80.8, और महिलाओं का देखें तो 57.6 है। तो यदि हम इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखना चाहें तो 23 समथिंग होता है, 23.2, जो कि सर्वाधिक है हमारे पूरे भारत में। तो राजस्थान में महिला और पुरुष के बीच में जो जेंडर गैप है, मतलब लिटरेसी को लेकर, वो सर्वाधिक है, 23.2। आप या तो ये ना याद रख के सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि 80.8 क्या है ये राजस्थान, और राजस्थान के हिसाब से देख सकते हैं राजस्थान के स्टूडेंट, ठीक है। पर ये है कि मध्य प्रदेश के हिसाब से ये है और राजस्थान की, और राजस्थान का क्या यूनिक था मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो क्या है, वहाँ पर दोनों की लिटरेसी के बीच में गैप ज़्यादा है, ठीक है। इससे असमानता भी महसूस होती है और पता चलती है कि यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं की शिक्षाओं पर मतलब कितना यहाँ पर कार्य किया जाता है, कि पुरुष कितने शिक्षित हैं, साक्षर है, और महिला कितनी है। तो अगर ये जो गैप ज़्यादा है इसका सीधा सीधा इशारा इसी तरफ है कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति खराब है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, शिक्षा को लेकर यहाँ पर स्थिति खराब है, ठीक है। अब अगर हम इस रिपोर्ट को लेकर देखें कि अंतिम कौन है, तो लास्ट जो आया है, ठीक है, साक्षरता में जो लास्ट है वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का अगर हम परसेंटेज देखें तो वो कितना है, 66.4। ये क्या है, आंध्र प्रदेश का टोटल आपका लिटरेसी रेट है। तो ये सबसे लास्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे याद करना। यहाँ पे ज़्यादा जेंडर गैप का कोई इतना महत्व नहीं है, बस इतना याद रख लें कि सबसे ज़्यादा केरल का है 96.2, और जो आंध्र प्रदेश का है वो 66.4। ये क्या है, साक्षरता दर है यहाँ की, इससे संबंधित हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो
और अब इससे संबंधित और कुछ आंकड़े अगर देखना चाहें तो मैं बात कर रहा था 8 सितंबर की। 8 सितंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है 8 सितंबर को तो मनाया जाता है, पर ये सर्वप्रथम जो है क्या है, यूनेस्को द्वारा, इसकी रूपरेखा बताना चाह रहा हूं कुछ। तो यूनेस्को ने क्या करा था, 26 अक्टूबर 1966 1966 में इसे घोषित किया था। ये डेट थी 26 अक्टूबर 1966, जिस दिन बोला गया था कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। वो फर्स्ट टाइम ये जो बनाया गया 1967 से ये मनाया गया, और डेट क्या है वही, ये फर्स्ट टाइम इस समय बनाया गया था। ठीक है, 8 सितंबर 1967, और ये यूनेस्को द्वारा घोषित था। ठीक है, अब अगर हम देखें कि 2020